आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। टैक्स की बहस अब टॉफी तक जा पहुंची है। सरकार जीएसटी में सुधार को विकसित भारत के लिए मील का पत्थर बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम कह रहा है। जीएसटी में रिफॉर्म के बाद पीएम मोदी ने पहले के टैक्स प्रणाली की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा। पीएम मोदी ने गुरुवार को जीएसटी रिफॉर्म पर बात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी पर मैंने अपना वादा पूरा किया है, इस बार धनतेरस पर ज्यादा रौनक होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी अब ज्यादा सरल और आसान है। जीएसटी में 2 दरें रह गई हैं, 5% और 18%। साथ ही साथ हाथों हाथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और याद दिला दिया कि कैसे बच्चों की टॉफी पर भी भारी भरकम टैक्स होता था। पहली तस्वीर 1 जुलाई 2017 की है, जब आधी रात को सदन के सेंट्रल हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जीएसटी यानी कि एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू की गई। दूसरी तस्वीर 3 सितंबर 2025 की है। लगभग 8 साल के बाद जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में 4 की जगह अब केवल 2 स्लैब को ही रखा गया है। जीएसटी स्लैब में हुए सुधार को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया और कहा कि नई टैक्स व्यवस्था से इस बार धनतेरस की रौनक सबसे ज्यादा होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया गया है। मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सुधार को देश के ग्रोथ का डबल डोज बताया। वहीं पुरानी सरकार के समय की टैक्स प्रणाली को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। खासकर बच्चों की टॉफी पर टैक्स को लेकर जमकर हमला बोला। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता। भारत में टैक्स पर राजनीति कोई नई नहीं है, लेकिन अब यह सीधे टॉफी से शुरू होकर थाली तक पहुंच गई है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपना अपना तर्क है। आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले पैकेज टॉफी पर 21% टैक्स लगता था, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट शामिल था। वहीं मोदी सरकार की बात करें तो पैकेज टॉफी पर 5% जीएसटी की व्यवस्था है। पहले की सरकार में टूथपेस्ट और साबुन जैसे रोजमर्रा के सामान पर 27% टैक्स देना पड़ता था। वहीं मौजूदा समय में टूथपेस्ट और साबुन जैसी चीजों पर 5% जीएसटी की व्यवस्था है। पहले साइकिल, सिलाई मशीन पर 16 से 17% टैक्स देना पड़ता था। मौजूदा समय में अधिकांश वस्तुओं पर 5% और 18% 2 स्लैब में टैक्स की व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार का दावा है कि नई जीएसटी व्यवस्था से आम आदमी के बजट में राहत मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और इस जीएसटी रिफॉर्म को लोगों को गुमराह करने वाला बताया। क्योंकि ऐसा है कि जब जीएसटी लाया गया था तो एक जनरल भावना ये थी लोगों की कि उनको रिलीफ मिलेगा, टैक्स से जो इंस्पेक्टर्स हैं उनसे रिलीफ मिलेगा और जो हर तरह से लगातार दबाव बना रहता है वो उससे छुटकारा होगा। लेकिन जीएसटी सही मानों में राहुल जी के भाषा में वो गब्बर सिंह टैक्स हो गया। भारत में आज से कुछ साल पहले तक टैक्स का ऐसा सिस्टम था मानो जैसे घर में कोई मकड़ जाल हो। जीएसटी लागू होने से पहले
देश में दर्जनों तरह के टैक्स की व्यवस्था थी। हर चीज के लिए अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे। मसलन एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स जैसे कर प्रणाली ने आदमी का दिवाला निकाल कर रख दिया था। आलम तो ये था कि टॉफियों पर, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल जैसी जरूरी चीजों पर भी 20 से 27% तक टैक्स वसूला जाता था। जीएसटी में सुधार के बाद सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से आम लोगों को राहत मिलेगी। टैक्स सिस्टम पहले से आसान हुआ है। लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। न सिर्फ इतना, बल्कि खपत और ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है। व्यापार में आसानी और निवेश को बढ़ावा मिला है। सहकारी संघवाद इससे मजबूत होगा। कुल मिलाकर टैक्स की बहस अब टॉपियों तक जा पहुंची है। सरकार जीएसटी में सुधार को विकसित भारत के लिए मील का पत्थर बता रही है। वहीं विपक्ष इसे छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के इस कदम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो जीएसटी में टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ और ऐसे में अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है और सियासत में नया मोड़ तब आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉफी पर टैक्स की बात कही। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजकुमार पाल जी मेरे साथ में बीजेपी नेता के तौर पर जुड़े हैं और कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ में वरुण पुरोहित जी जुड़े हैं। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। वरुण पुरोहित जी, चूंकि जीएसटी में जब स्लैब में बदलाव हुआ है तो आम लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हैं और जाहिर सी बात है लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी सियासी हमलों का जवाब टॉफी पर टैक्स को लेकर दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आप लोग भी टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को शिक्षित करते हो, कोई ना कोई नॉलेज हमको मिलती। आपने बात की मोदी जी की स्टेटमेंट की, अलग बात की है। अभी जो जीएसटी रिफॉर्म्स की जो बात आई है वो अलग। तो जीएसटी रिफॉर्म्स 8 साल के खून चूसने के, शोषण करने के बाद, क्योंकि इनको लगा कि अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जनता इनसे परेशान हो चुकी है पूर्ण रूप से, तो इन्होंने ये किया है। 2017 से जब राहुल गांधी 11 नवंबर 2017 से ट्वीट किया राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी पर, क्योंकि ये तो चिढ़ते हैं उनके नाम से, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, पर विपक्ष ने जब मांग करी आप उसको सरलीकरण शुरुआत से कर सकते। अभी टैक्स रिफॉर्म्स की बात चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, हालांकि मैं उनकी आर्थिक नीतियों से कभी सहमत नहीं रहा हूँ, लेकिन जो देश के अंदर टैक्स टेररिज्म था उसको इनकम टैक्स से लेके सबको सरलीकरण के लिए मनमोहन सिंह जी को जाना जाता है। अब इन्होंने अब जो टैक्सेस कम किया, आप कह रहे खुशी का माहौल तो 22 से जब कम होगी प्राइसेस जब होगा। दूसरी बात, आपने मोदी जी ने कहा धनतेरस, तो धन तो है ही नहीं कहीं देश के अंदर, तो धन होगा ही नहीं तो काम कैसे होगा। आप पूरे बाजारों में घुमो, आंकड़ों की जगलरी से कुछ नहीं होता। कहीं मध्यम वर्ग का दुकानदार के पास जाके बैठ लो, जो बीजेपी समर्थक रहे हैं पूरे देश में सालों से, मध्यम वर्ग के लोगों के पास आप बैठो, कहीं धंधा नहीं, कहीं पे पैसा नहीं बाजार के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब आप जीएसटी कम कर रहे हैं तो पेट्रोल, मैं देखिए कांग्रेस बीजेपी से अलग हटके भी बात करता हूँ। पेट्रोल डीजल को ले लेते, जनता खुश थी। कल मैं बैठा था कई लोगों बाजार में घुमा कर, सब कह रहे हैं जिससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, टीवी पे 500 रुपए कम भी हो जाएंगे तो क्या होगा, एटसेट्रा कई आइटम्स की बात। तो असली बात है, राशन पानी सस्ता होगा कि नहीं, पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं लिया उसको, वैट इसके जीएसटी के दायरे में लेते, जनता को 10-20 रुपए कम हो जाता पेट्रोल, तो रोज आम जनता पर उनको कुछ राहत मिलती। उसमें कोई ध्यान नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात आपने मोदी जी कर रहे हो, आप सभी लोग कर रहे हैं आज के देश में। मुझे ये बताइए, उनका मेरे आने से पहले, मतलब उनके आने से पहले देश में कुछ भी नहीं था, सब मोदी जी लाए। अटल जी की सरकार भी बेकार थी उनके कहने के अनुसार, तो 7 साल अटल जी भी कुछ भी ध्यान नहीं दे पाए। ये जो इस तरह से जो एक मतलब मनोभावना देश में चल रही है, मैंने इस्तेमाल में होने वाली चीजें हैं जो घर में आम इस्तेमाल में आती हैं, उन पर जो बदलाव हुआ है उससे राहत नहीं मिलेगी क्या? और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि आप लोग आज बात कर रहे हैं, आपने तो टॉफी पर भी 21% टैक्स लगा दिया था, बच्चे खाते हैं टॉफी। रचना जी ने कहा ना आपको कि मोदी जी की तो बात करो ही मत, कि मोदी जी ने क्या कहा था 11 साल में, क्या नहीं कहा, उसकी तो बात ही खत्म कर दो आप। बच्चों को तो चाय पकौड़े के ठेले लगवा रहे थे, थाली कटोरे बजवा रहे थे, ये सब चीजें मूर्खतापूर्ण बातें करने से कोई तुक नहीं है। आपने कहा आम आदमी की थाली में जब होगा, जब किसान को फायदा होगा, किसान की फसल आएगी, जब तक फसल नहीं आएगी तो दालें गेहूं ये बाजार में जब तक सस्ते नहीं होंगे, जब तक आम आदमी को क्या मिलेगा। और किसान पे तो जब तक किसानी पे ध्यान नहीं दिया, किसानों को तो क्या नहीं कह रहे थे किसान आंदोलन के समय, फिर बाद में पलटा पलटी करने लगे। देखिए क्या है, जब तक ग्लोबलाइजेशन हुआ है देश दुनिया के अंदर और लिबरलाइजेशन हुआ है, उसके बाद से जो हमारी जो खुद की जो आर्थिक ढांचा था,
खास तौर से रूरल इकोनॉमी, जिसको ये आजकल के इकोनॉमिस्ट कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी थी साहब, उसको मेन इकोनॉमी ने लिया है। वो मेन इकोनॉमी में जो रूरल इकोनॉमी को जो सर्वनाश किया है, उससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक गांव है, गांव में क्या होता था कि कैश में जब धंधा होता था ना, तो वो कैश लेता था, किसान ने सब्जी तोड़ी, फल तोड़ा, वहीं बेच लिया, वापस वो रोटेट करता था, 100 रुपया में एक खर्च करते थे, तो शाम तक वो 100 रुपया 10,000 रुपए की परचेजिंग पावर में रहता था। अब रोटेशन ऑफ मनी खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? कि आपको डिजिटल पेमेंट कराना। डिजिटल पेमेंट क्यों कराना है? क्योंकि विदेशी कंपनियों को आपको सहायता पहुंचानी। आप कैश की इकोनॉमी को क्यों नहीं गवर्न, ये कहते साहब कैश में टैक्सेस नहीं आते थे। अरे भाई, सब्जी वाला, दूध वाला, कोई बुजुर्ग महिला डेयरी से दूध ला रही है, कर रही है, उसमें आपको डिजिटल पेमेंट करेगी। तो आप जब तक कैश को नहीं खोलोगे, तो रूरल इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट वापस नहीं करोगे, जब तक देश की इकोनॉमी में सुधार आने वाला नहीं है। अब आप किसी इकोनॉमिस्ट से अगर बहस करते हो तो आप ठीक, चूंकि आप विपक्ष में भी बैठे हैं और आप जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष का काम भी है सवाल करना, लेकिन हाँ, ना मैं बीजेपी, ना मैं कांग्रेस, ना मैं किसी अदर पार्टी के साथ में हूँ, लेकिन जो हमारे साथ में कल एक्सपर्ट बैठे रहे दिन भर, इकोनॉमिस्ट बैठे रहे, वो कह रहे थे कि हाँ, अब आम लोगों की जेब में पैसा रुकेगा, और रुकेगा तो खर्च करने की कैपेसिटी भी होगी। ये पूरी साइकिल है, सरकार को भी फायदा होगा, आम लोगों को भी फायदा होगा, और अलग अलग तरीके से फायदा होगा। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, ये मैं नहीं कह रही, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन राजकुमार पाल जी, विपक्ष को इतना एतराज क्यों हो रहा है इन सभी बदलावों से? राजकुमार जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं पूछ रही हूँ, विपक्ष को इतना एतराज क्यों है इन सभी बदलावों से? क्या बदलावों के लिए विपक्ष तैयार नहीं? विपक्ष को तो देश की हर बात से विरोध है। देखिए, अरुण जेटली ने जब इस जीएसटी को लाया था, तभी कहा था कि जब उछाल पाएगा तो इसमें सुधार किया जाएगा। तो उसको सुधार किया गया है, और इनका खुद का मैनिफेस्टो था, उसमें 18% एक ही जीएसटी, 4 स्लैब नहीं 1 स्लैब होना चाहिए, इनके खुद के कथन थे। आज 5% पे आया है। आज 453 प्रोडक्ट में से 413 प्रोडक्ट पे जीएसटी माफ जैसे हो गई है, या 5% जैसी हो गई है। और कुछ प्रोजेक्ट जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें 40% दिया है, बाकी तो ये देश को रिलीफ ही है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देश में कोई विकास ही नहीं, कुछ देश में कोई मनी नहीं। अरे भाई, डिजिटल जो करेंसी है लाई गई है डिजिटल, तो चिरंजीवी के तो लागू नहीं हो सकता। आज तो फुटपाथ पे हार बेचने वाला, फूल बेचने वाला, भाजी बेचने वाला सबके पास है। देखिए, हर आदमी इसको जीपे और इसको उपयोग कर रहा है। तो इससे क्या था? इससे जो नकली नोट छाप के पाकिस्तान का जो पेट भर रहा था, वो कम हुआ है। आज पाकिस्तान की कंगाली में ये नोटबंदी और जीएसटी बहुत बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है, पर पुरोहित जी को दिखाई नहीं देता। और देश में आज इनके समय में क्या था, समझो इनके पास 100 एयरपोर्ट थे, तो आज 173 एयरपोर्ट बने। ऐसे बहुत सारे विकास हुए, सड़कों का विकास हुआ है, मुद्रा में विकास हुआ है, आत्मनिर्भर में तो कितना विकास हुआ है। अभी तो एक नया विकास का जो चिप बनाना था, इन्होंने बहुत पहले चिप चंडीगढ़ की फैक्ट्री लगाई थी, पर वो अपने 10 साल के कार्यकाल में लागू नहीं कर पाए, चालू नहीं कर पाए। तो 2021 से चालू हुआ। आज चिप सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस कुछ लोगों के पास है, उसमें सहभागिता हो रही, तो आत्मनिर्भर भी मजबूत हो रहा है। तो इनको वो सब नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही सिर्फ मोदी का विरोध, देश का विरोध कर रहे हैं। ये है पुरोहित जी की गणित। लेकिन आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। रामकुमार जी, माना कि विरोध कर रहे हैं, माना कि सवाल उठा रहे हैं, आपने कहा कि अरुण जेटली के वक्त में जब जीएसटी लाई गई थी, मुझे जरा ये बताइए, चूंकि बहुत से व्यापारियों का व्यापार ठप हुआ, बहुत से काम करने वाले जो कारोबारी थे उनके कारोबार साइडलाइन हो गए, इसमें कोरोना को भी गिना जाता है, इसमें नोटबंदी को भी गिना जाता है, इसमें जीएसटी को भी गिना जाता है। और आज जब जीएसटी में ये बड़ी छूट हुई, यानी कि जो 4 में से 2 स्लैब हटा दिए गए, तब अब जाकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो जो व्यापार ठप हो गए थे ना, वो जो छोटे व्यापारी, एमएसएमई, इन्हें अब बड़ा बूस्ट मिल सकता है। देखिए, बूस्ट मिलेगा, लेकिन जीएसटी जिस वक्त लाया था, उस वक्त की बहुत बड़ी मजबूरी थी, और वो देश के लिए फायदेमंद रहा। इनके समय में 27 तरह के टैक्स थे, 27% टैक्स थे, एसी पे 31% टैक्स थे, और साबुन, तेल, खाद्य पे सब टैक्स थे। तो उसको जीएसटी में दायरे में लाके कुछ कम किया गया। आज देश विकासशील हो गया, तो जनता को 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट भी दी गई, साथ साथ में जीएसटी में रिलीफ मिला। तो मध्यम वर्ग को 12 लाख और जीएसटी रिलीफ
बहुत अच्छा उपयोग है। और इसके बाद में ये लोग तो क्या हाल करके गए थे देश का, आप जानते हैं, सोना बेचने वाले देश के, सोना बेचकर देश चलाने थे। 3 हफ्ते के बाद इनकी इकोनॉमी थी, ये तो सदन में कहा गया है। एक एंथोनी का बयान है, इनके विदेश मंत्री का बयान है। हमारी बयान को झूठ समझ जाना, लेकिन सदन के बयान को तो झूठ नहीं कहेंगे। जहां इन्होंने कहा था कि सेना के लिए कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट लेने के पैसे नहीं, ये परिस्थिति में देश छोड़ के गए थे और सवाल कर रहे हैं। आज इन्होंने ऑयल बॉन्ड कितना बड़ा बाकी रखा था, 33 रुपए का ऑयल बॉन्ड का कंपनियों को उन्होंने बॉन्ड दिया था, उसका रीपेमेंट 2016 से हो रहा है। देश को और हमारे चैनल के लोगों को सुनना चाहिए, तो रीपेमेंट कौन कर रहा है, कौन किया, अभी 2028 तक उसको पूरा करना है। तो ये सारे लोगों ने ऑयल बॉन्ड बेचा, ये बेचा, स्थिर करने के लिए सोना बेचा, सेना के सामान लेने के बाद से आज हमारा आत्मनिर्भर से क्या हो रहा है, फोर्स, सुदर्शन, क्या क्या बन रहा है, हमारे राडार बन रहे हैं, 27 किस्म के और राडार बन गए। जो पाकिस्तान युद्ध में राडार का सफलता पाई गई, उसके लिए और भी उसमें 36,000 करोड़ का बजट देकर उसी हमारे जो भारत सरकार की कंपनियां, उसी से कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। वेदांता राम कुमार जी ने बहुत सी अलग अलग बातें कही, और इन लॉजिक से क्या वरुण पुरोहित जी इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं? सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा पुरोहित जी का ये है कि मोदी जी का विरोध देश का विरोध, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? मोदी जी का विरोध, मोदी जी देश है, बाकी अब फिर बीच में बोलने लग गए, ये गलती बात, मैं नहीं बोला। अब आपने बात करी, मैं आप कह रहा हूँ जीडीपी का कितना भारत पे कर्ज है आज से मैं बता सकते हो आप? 2014 में कितना था, आज कितना कर्ज है जीडीपी का भारत? आप कह रहे हो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पहले कुछ हुआ ही नहीं, अटल जी ने भी कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने भी कुछ नहीं किया। ये जो है ना इनकी मानसिकता, उससे इनकी सिचालेदारी हो रही। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, सड़क पे चलता आदमी कर रहा। आप मुझे बताइए कितनी घरेलू बचत दर जो है आदमी की, आंकड़ों के हिसाब से 22-23% है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं आप मेरे से एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले जो अभी जितनी भी बचत करते थे लोग एनएससी में, पीपीएफ में, सब खत्म हो गई। और 12 लाख की आप बात कर रहे हो, 12 लाख किसके लिए? आम आदमी के लिए क्या? वो सैलरीड पर्सन के लिए। आप ये चंड चालाकी से बेवकूफ मत बनाओ देश को, वो सेविंग है ही नहीं 12 लाख में। आप 1.5 लाख की सेविंग करते थे, एलआईसी प्रीमियम वगैरह सब उससे अलग कर दिए, मेडिकल इंश्योरेंस अलग कर दिया। आप कह रहे हो 12 लाख तक छूट कर दिया, 12 लाख की इनकम ही नहीं होगी, छूट का भी क्या करेगा? ऐसे देश को बरगलाओ मत। आप जो कांग्रेस का आप खिलाफ हो, गांधी परिवार के खिलाफ हो, मान लिया आपको मन में ऐसे लगता है आप नहीं आ पाए सत्ता में उनकी वजह से, उनको किसी भी तरह डाउन करना है, आप करो डाउन, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको जैसी मानसिकता है जैसी रखो। लेकिन ये बात क्या है कि 2014 के पहले कुछ, अभी आपने बात करी, इन्होंने जीएसटी के दायरे में, आपको ध्यान होगा रचना जी, दूध की बात कर रहा हूँ, दूध, पनीर, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, उसको इन्होंने लाया जीएसटी के दायरे में। क्यों लाया भाई, पूछो आप इनसे। 8 साल का आपने खून चूस लिया देश का, अब कह रहे हो राहत। अरे राहत मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है आपने किया, उसका तो स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि टॉफी पर 21% टैक्स आप लोग वसूलते थे। माना कि खाने पीने की चीजों पर टैक्स था, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जब ये सारी राहत दी तो उन्होंने कहा भी कि जो खाने पीने की चीजें हैं, इसमें दूध, ब्रेड, रोटी, छेना, इन सभी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब इन पर टैक्स नहीं है। मैडम 8 साल तो लिया ना टैक्स, नहीं 8 साल तो लिया ना टैक्स, 8 साल तो खून चूसा देश का। टॉफी पर 21% कितने दिन लिया आपने? नहीं, इन्होंने, इनकी बात करो, हम तो बुरे थे जब इनको सत्ता संभलाई थी ना भाई। 8 साल क्या किया, 8 साल नहीं करते आप टैक्सेस। अब आप 8 साल खून चूस के, जब आपकी राजनीतिक जमीन हिल गई, लोग आपसे परेशान हो गए। मैं कह रहा हूँ जब मनमोहन सिंह जी का आखिरी समय था, इनकी तो हिम्मत ही नहीं है ना बोलने की, डेमोक्रेटिक फोरम ही। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आखिरी कार्यकाल था, आखिरी समय था ना, 10वां साल, जब लोग कहने लग गए थे कि मनमोहन सिंह जी सबसे बेकार प्रधानमंत्री आए, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, मटर की दाल खा लो, दालें महंगी। तो वो स्थिति आज मोदी जी की हो गई। मोदी जी का चेहरा टीवी पे लोग देखना पसंद नहीं करते। मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी को अलग हटाओ। आम जनता को क्या मिला? आम जनता को ये मिला कि 10% जो देश की जनता है वो 65% संसाधनों पर आपके कब्जा करके बैठी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टीवी के आंकड़े, मैं तो उससे भी ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन जो आंकड़े, जो जगलरी चल रही है देश में, उसके अनुसार भी 10% पब्लिक ने 65% संसाधनों पर, इनकम पर, व्यापार पे कब्जा कर रखा है। और अभी आप बात कर रहे थे मिडिल क्लास बिजनेसमैन की, आप रचना जी आप भी मन में जानते हो, आप आज ही चले जाओ राशन की दुकानों पे, शहर बाजारों में, जहाँ भी आप रहते हो, आप देखना 20-22 करोड़। मैं क्या मेरे जैसे जितने आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो जानते हैं टैक्स का बोझ क्या होता है। और अभी ये जो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, राम कुमार जी, विपक्ष के साथ साथ हम लोगों में भी चर्चा इस बात की है कि बिहार इलेक्शन से ठीक पहले ये फैसला क्यों? क्या इलेक्शन में फायदे के लिए किया गया कदम? इनको तो सब हर बात चुनाव से दिखती है, लेकिन आपके बातों का जवाब इन्होंने आम लोग भी पूछ रहे हैं सर। अगर 14 से पहले जो ये टैक्स ले रहे थे साबुन, तेल, घी पे, उसकी बात नहीं की, उस वक्त इन्होंने खून नहीं चूस, मैं बोलूं बीच में, खून चूस के इन्होंने विदेशों में पार्सल किया है।
इन्होंने इनका तो चोरी देश के राष्ट्र को थोड़े लगाया इन्होंने कोई चीज। हाँ। और कह रहे जीडीपी से सड़कें बनती थी, जीडीपी से विमानतल बनते थे, जीडीपी से यूनिवर्सिटी। अरे खाली काकड़े दिखाने से काम होगा। पहले नहीं था हॉस्पिटल। वरुण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं एयरपोर्ट का क्या करेगा आम आदमी? क्या करेगा बुलेट ट्रेन का आम आदमी? 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन कब बनेगी वो भी पता नहीं। क्या करेगा आम आदमी बुलेट ट्रेन का? क्या करेगा हवाई जहाजों का? चप्पल में हवाई चप्पल पहन के प्लेन में जाएंगे। आप खाली पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हो, उस पर मानना नहीं चाहते। हमने ये किया, आपने नहीं किया। अटल जी भी बेकार थे आपके हिसाब से। अटल जी भी ला सकते थे रिफॉर्म। हर बात में कोसना है। आप आम जनता की बात करो। 20-22 करोड़ दुकानदार बंद हो गए थे। मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन 20-22 करोड़ उनका धंधा चौपट हो गया। कांग्रेस ने ऐसे किया। अरे कांग्रेस तो बुरी थी, आपने उनके आदमी लेके सरकारें बनाई है। आज ही आपकी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के। क्या कर रहे हो आप? कांग्रेस आदि सरकारें। हेमंत बिस्वा को आप चैंपियन बनाते, वो भी कांग्रेस का ही है। आपका कौन सा आदमी चैंपियन है देश के अंदर? आप उस पर जवाब नहीं दे सकते। क्यों लिए कांग्रेस के आदमी? बुरे थे तो कांग्रेस उनको जो आए उनको पद दिया गया है, चुनाव जीत कर दिया। तो आपके कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास नेता कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस के आदमियों को पद दे रहे हो तो आपके पास सामान ही नहीं है। क्या किया फिर आप तो खुद के आपकी पार्टी के पास सामान नहीं है। आप बताओ ना, आपके पास नहीं है ना नेता। बोल दो आज टीवी पे कि हम दूसरे पार्टी के लेके बनाएंगे नेता। चाहे कांग्रेस बुरी थी फिर भी कांग्रेस के बुरे आदमी लेके बनाएंगे। आपके खुद के पास सामान नहीं है। आज भी आप कांग्रेस के आदमी तोड़ तोड़ के सरकारें बनाते हो। आपके पास अगर आइडियोलॉजी होती, विजन होता आपकी पार्टी में, तो पाल साहब आप विधायक सांसद होते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी से हटके बात करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि आम आदमी इस समय परेशान है। रोजगार, चाय पकौड़े तल लो, हमने इतने दे दिए। कहां से दे दिए रोजगार? जनता परेशान है। मीडिया में पूछ लो रचना जी से, कितने चैनल बंद हो गए। लाखों के तादाद में मीडिया कर्मी पूरे देश में कहीं ना कहीं से जो जुड़ाव था मीडिया से, बेरोजगार हो गए। रोज मिलते हैं मुझको, क्यों? मेरे घर से अखबार शुरू हुआ है नेशनल, मुझे पता है बचपन से। आप बेकार मतलब खाली राहुल गांधी को, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए देश को इस प्रकार से क्या करते हो? राम कुमार जी, एंड कमेंट आपका 20 सेकंड में। पुरोहित जी भड़क रहे हैं, लेकिन मीडिया बंद हो गई तो मीडिया वही बंद हो गई जो प्रधानमंत्री करते रहते थे, जो प्रधानमंत्री के साथ विदेशों में घूमते थे। असली मीडिया आज भी चल रही है, मीडिया कोई बंद नहीं हुई है पुरोहित। अरे कितने बेरोजगार हो गए मीडिया से जुड़े आदमी, पता ही नहीं है आपको। ठीक है। कई पत्रकार के नाम ठीक है, आप बीजेपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, और ये बड़ा लाजमी हो जाता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। लेकिन सच बात यह है कि महंगाई से भी लोग परेशान हैं, बेरोजगारी भी लोगों को सताती है, और अलग अलग जो मसले हैं अलग अलग राज्यों के, वो बने रहते हैं। भले ही चुनाव आए, नेता लोगों के बीच में पहुंचे, वादे करें, दावे करें, लेकिन बाद में वो सब हवाई साबित हो जाता है। और अब चूंकि बिहार में इलेक्शन नजदीक है, इसीलिए जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर सियासत हो रही है, जो कि लाजमी है। लेकिन हाँ, आम जनता अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए देखेगी फैसले क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, कितने फायदेमंद है और किसे चुनना चाहिए। अभी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, राम कुमार जी, वरुण पुरोहित जी, बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, कहीं मत जाइएगा।